Assalamu alaikum class. Welcome to the class of mammalian pharmacology. mammalian pharmacology में अभी तक हम लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ ली कि क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लिया, फार्माकोडायनामिक्स पढ़ लिए, और जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर मैंने आप लोगों को एक होम असाइनमेंट भी दी है, तो बेसिकली आप लोगों ने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया होगा। और अब जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक सी चीज़ें जो हैं उनको मैं कवर करूँगी। तो इस टॉपिक को फर्दर आपने स्टडी करना है ख़ुद से। अच्छा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसको पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है और इसके टाइप्स और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है कंप्लीट, लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारे पास स्केलेटन का एक पूरा सिस्टम है, बॉडी के अंदर हर एक चीज़ के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है, मतलब कि सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे नर्व्स आपस में इंटरकनेक्ट हुई हैं, जैसे कैपिलरीज का एक पूरा का पूरा बॉडी के अंदर सिस्टम है, आपस में जुड़ी हुई हैं, हर एक सेल तक पहुंच रही हैं। इसी तरह नर्व्स और न्यूरॉन्स जो हैं वो भी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हमारी स्किन तक, हमारी स्किन के सरफेस तक जा रही हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को, आपको जो सेंस फील होती है वो सारी की सारी इस नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो रही होती है। जैसे कभी आप कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो आपको फ़ील होता है कि गर्म चीज़ है, ठंडी है, तो आपको ठंडक का एहसास होता है, आपको प्यास लगती है, पानी का एहसास होता है, भूख का एहसास होता है। तो ये सारे के सारे जो एहसासात आपके अंदर आते हैं वो ड्यू टू दिस नर्वस सिस्टम आ रहे होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है, अब इसके अंदर हमारी सोचने समझ के सीखने की सलाहियत भी इसके अंदर ही आती है। जैसे हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है तो वो किस तरह काम कर रहा है, क्या क्या फंक्शंस है उसके अंदर, वो सारे के सारे भी नर्वस सिस्टम के अंदर ही आते हैं। अब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारा बेसिक नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर क्या कुछ आ जाएगा, हमारा ब्रेन आ जाएगा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, मतलब रीढ़ की जो बोन होती है पूरी की पूरी वो। अब जो ब्रेन होता है वो क्या है, हमारा दिमाग है, जिसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आती है, हर एक ऑर्गन से, हर एक सेल से इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग में जाती है और दिमाग पर सिग्नल प्रोवाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है और कमांड देता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत सारी कमांड्स जो इनवॉलेंट्री कमांड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो दे रही होती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा उसके अंदर आता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स वो नर्व्स और फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा रहे होते हैं हमारे मसल्स की तरफ या हमारे ग्लैंड्स की तरफ। जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे स्किन से या हमारे सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ये कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल दिमाग से बॉडी के पार्ट्स तक जाता है और सेंसरी न्यूरॉन से बॉडी के ऑर्गन जो सेंस चीज़ कर रहे होते हैं वो वाला सिग्नल, जैसे हमें कोई गर्म चीज़, हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें गर्म एहसास होता है कि गर्म है, हम फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये इतना सा काम करने के लिए भी क्या हो रहा होता है, जैसे ही हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं हमारे हाथ के फिंगर के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो फ़ौरन से सिग्नल देते हैं हमारे ब्रेन को, और फिर ब्रेन वापस से सिग्नल देता है विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स हमारे हाथ को कि पीछे को हट जाओ, और फिर हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो इस तरह हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के हमें एक बैलेंस और एक होम्योस्टेसिस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब अगर हम मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो हमारा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होते हैं 2 कंपोनेंट्स में, हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये कि जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन
कॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक्शंस होते हैं, जैसे आपका दिल, मैं बोल रही हूँ तो ये कॉन्शियसली मैं बोल रही हूँ, और आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो आप खुद से चाह रहे हो, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक से ही आपको लग रहा है, ऑटो से ही पता लग रहा है कि ऑटोमेटिक होगा। इसके अंदर वो सारे के सारे एक्शंस आते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो आपका अनकॉन्शियसली आप कर रहे हो, तो आपको एहसास नहीं होता है कि आप वो काम कर रहे हो, पर वो कर रहे होते हो। जैसे कि आपका हार्ट लगातार बीट कर रहा है, वो खुद से तो नहीं करवा रहे हो ना। हार्ट बीट आपका होना, या आपके खाने का डाइजेस्ट होना, तो वो आप खुद तो नहीं करवा रहे हो, तो खुद से हो रहा है, वो ऑटो है। इसके अलावा आपको प्यास का एहसास होना, वो भी आपको खुद से तो नहीं हो रहा। जब आपको आप ये भी ऑटोमेटिकली होता है, जो पानी की ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर, तो फिर फ़ौरन से हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि भाई अब जो है हमें पानी चाहिए। इस तरह के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्ट करना, हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है, अचानक से लो हो जाता है, वो भी आपके अंडर कंट्रोल नहीं होता। वो सब कुछ जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है, मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके सारे के सारे। अब अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो फिर ये भी 2 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड है। एक पोर्शन वो होगा जिसमें रैपिड एक्शंस किए जाते हैं, फ़ौरन से जो इनवॉलेंट्री एक्शंस करने होते हैं वो होते हैं, और दूसरा वो सिस्टम होगा जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लो वाले जो प्रोसेसेस हैं बॉडी के, वो हो रहे होते हैं। तो ये नेक्स्ट 2 में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर फाइट और फ्लाइट आ जाती है। ये तब मतलब ये वो एक्शंस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो वाले एक्शंस को वो कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके अंदर आपको एक्साइटमेंट होती है, या फिर आपको एनर्जी लगानी होती है, या आप डरते हो, तो जो फ़ौरन से जो वो एक्शंस होते हैं वो करने होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी डाइजेशन और रेस्ट, जब आप सो जाते हो तो जो एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में हो रही होती हैं वो सारी की सारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर हो रही होती हैं। यहाँ पर अब उन्होंने बताया हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन कि क्या है, ये कैसा सिस्टम है जिसके अंदर तमाम के तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं, और ये प्रॉपरली जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। हर एक ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, मतलब कि जो हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक नर्व्स जा रही होती हैं, और सिग्नल्स जो हैं वहाँ से आ रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बैलेंस हो रहा होता है, अनकॉन्शियसली काम चल रहा होता है। जैसे हार्ट बीट का ऊपर नीचे होना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके स्मूथ मसल्स में होता है, वेसल्स की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा, आपके यूराइनरी ब्लैडर में होगा, लोअर एयरवेज मतलब के एयरवेज मतलब लंग्स का जो सारा का सारा पोर्शन है यहाँ पर होगा, कार्डियक मसल्स में तक पहुँचा होगा, क्योंकि कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट मसल्स। स्वीट डाइजेस्टिव एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स, आपके जो ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि खाना आने से पहले हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जब भी आपको एपेटाइट होती है थोड़ी सी, तो वो सब कुछ जो सिस्टम चल रहा होता है वो थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो रहा होता है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन आपके रिफ्लेक्स आर्च का है। रिफ्लेक्स आर्च मतलब जैसे कि फ़ौरन से कोई गर्म या ठंडी चीज़ का एहसास होना और फ़ौरन से एक्शन लेना, जैसे कि किसी चीज़ का चुभना, तो आप फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हो, तो वो रिफ्लेक्स है कि कोई चीज़ टच करने के बाद आपको वो गलत लगती है तो फ़ौरन से पीछे हाथ कर लेते हो, तो ये आपकी बॉडी रिफ्लेक्स देती है। तो ये सब कुछ स्पाइनल कॉर्ड के अंडर कंट्रोल हो रहा होता है, और ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो अर्लियर्स लोग ये कहते थे कि एक सिस्टम जो है वो किसी एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है, तो दूसरा जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं ये दोनों के दोनों सिस्टम। पुराने वक्तों में ये कहा जाता था कि एक एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है तो दूसरा उसको इनहिबिट कर रहा होता है। जबकि आज का जो ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रैपिड एक्शन जहाँ पे करना होता है, वहाँ पे जैसे लड़ना हो तो आपको ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है और फिर आप लड़ना शुरू कर देते हो, या भागना हो तो उससे पहले जो करते हो आप
अचानक से अगर कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो एक्शन प्रोवाइड होता है, क्विक रिस्पॉन्स जहाँ पे देना होता है, वहाँ पर आपका जो दिमाग का जो सिस्टम, नर्व्स का जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो नॉर्मल हल्के हल्के काम करने होते हैं, स्लो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डाइजेस्ट होना, सोना, सोते हुए हार्ट बीट होना आहिस्ता आहिस्ता, या जो टॉक्सिन्स का बॉडी के से बाहर निकलना आहिस्ता आहिस्ता, लिवर का काम करना, जब आप सो रहे हो तो हर बॉडी ऑर्गन जो काम कर रहा है थोड़ा बहुत, वो सारे के सारे सिस्टम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। तो यहाँ पर भी वही उन्होंने बताई हुई है बात ज़रा डिटेल में कि देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आपका रेस्ट आता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वहाँ आता है जहाँ आपको अचानक से भागना हो, जैसे किसी चीज़ से डर के आप भाग रहे हो, आप डर रहे हो तो फ़ौरन से आपका हार्ट बीट भी उतरने लग जाती है, और तब वहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। जब आप डरते हो तब, या आप जब भाग रहे हो तेज़ी से किसी चीज़ को देखकर, तब वो जो डर का एहसास होता है या बहुत ज़्यादा अचानक से एक्साइटमेंट होती है आपको, तो जो सिस्टम काम कर रहा होता है उस टाइम पे वो सिंपैथेटिक होता है। जबकि जब आप रेस्टिंग स्टेज के ऊपर होते हैं तो जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, रेस्ट और डाइजेस्ट के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और फाइट और फ्लाइट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। और यही बताया हुआ है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा डोमिनेट होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, जब आपकी स्ट्रेस में नहीं होते हो आप तब। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादातर वहाँ एक्टिव उस टाइम पर एक्टिव होता है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जब आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, तब जब आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है काम को करने की, फ़ौरन से रिक्वायरमेंट होती है, तब जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसने काम जब करना है तो ये किस तरह करता होगा, इसके अंदर क्या होता होगा कि कोई ना कोई सिग्नल्स, कोई ऐसे फाइबर्स होंगे या नर्व्स होंगी, न्यूरॉन्स होंगे जो ब्रेन से सिग्नल उस ऑर्गन तक लेके जा रहे होंगे, और फिर जो है किस तरह वो लेके जा रहे होंगे उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास एफेरेंट पाथवे क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल उस टारगेट जो है हमारे पास जो ऑर्गन है उधर तक जाता कैसे है। तो उसको जाने के लिए हमारे पास उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का मतलब ये है कि ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये आपके ब्रेन या आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और ये जा रहे होते हैं गैंग्लिया तक। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया जो है वो ओवॉइड से स्ट्रक्चर होता है, ये भी ये ऐसे होते हैं जैसे आपके रेस्टिंग स्टेशंस होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा होता है, गाड़ी जो होती है, रेलगाड़ी जो होती है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आ रही होती है और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है। तो इसी तरह मेन स्टेशन से जो रास्ते में छोटे मोटे स्टेशन आते हैं ये वो स्टेशन होता है, इसको गैंग्लिया, इसको ऑटोनॉमिक गैंग्लिया कहते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स यहाँ तक जा रहे होते हैं, इन न्यूरॉन्स को बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स या प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री मतलब पहले, और फिर इधर से आगे जो ऑर्गन तक जा रहे होते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक जो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अब कुछ टर्म्स आगे बताए हुए डेफिनेशंस हैं, ये भी आपने एज इट इज़ याद करनी है, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यही बातें आगे उन्होंने डिटेल से बताई हुई हैं कि एएनएस क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, ये नर्व्स का और गैंग्लिया का ऐसा सिस्टम होगा जो कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, और ये तमाम के तमाम मसल्स और ऑर्गन्स तक फैला हुआ होता है, और ये कंसिस्ट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंदर भी जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, नर्व ट्रांसमिशन हो रही होती है, न्यूरॉन ट्रांसमिशन हो रही होती है, ऐसे ही इस सिस्टम के अंदर भी जो है वो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही होती है, न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। तो दो तरह के न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स गैंग्लिया से पहले वाले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गैंग्लिया तक जा रहे होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो गैंग्लिया से आगे टारगेटेड ऑर्गन या टारगेटेड मसल तक जा रहे होते हैं। और गैंग्लिया का भी यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आपने एज इट इज़ याद करना है कि ये एक वाइड सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल सा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सेल बॉडीज़ भी होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, गैलाइल सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट वर्क्स एज अ रिलाय स्टेशन, कि वन नर्व एंटर हो रही होती है, दूसरी नर्व जा रही होती है, जैसे एक गाड़ी आ रही है और दूसरी गाड़ी जा रही है, इस तरह स्टेशन के तौर पर काम कर रहा होता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह के ऊपर गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। आगे उन्होंने ये डिफरेंट बताया हुआ है कि इसकी भी डिफरेंट आगे टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर होती हैं।
अब आगे उन्होंने बताया हुआ है अफेरेंट न्यूरॉन्स और इफेरेंट न्यूरॉन्स का डिफरेंस। अफेरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स या वो फाइबर्स होते हैं जो कैरी कर रहे होते हैं सिग्नल को स्किन से या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो आपके हाथ से जो न्यूरॉन्स सिग्नल, ये जो सेंस सिग्नल है, इसको दिमाग तक लेके जा रहे होंगे, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं अफेरेंट न्यूरॉन्स। जबकि दूसरी तरफ जो है जब हमारे पास एक पहला तो सिग्नल आ गया ना हमारे हाथ से दिमाग की तरफ, अब दिमाग ने उसको इंटरप्रेट करा और अपना कोई रिजल्ट दिया, अब ऑर्गन तक उसने कोई सिग्नल पहुंचाना है, तो अब जो दिमाग से न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्स लेकर जो है वो सिग्नल लेकर हाथ के पास फिंगर तक दोबारा जा रहे होते हैं, वो वाले न्यूरॉन्स कहलाते हैं इफेरेंट न्यूरॉन्स। देखो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, देखो स्किन से जो ब्रेन तक जा रहे होते हैं वो अफेरेंट नर्व्स या न्यूरॉन्स होते हैं, और फिर ब्रेन से वापस स्किन के अंदर जो जा रहे होते हैं वो इफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बाद आगे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई न्यूरोट्रांसमीटर्स की, हमें ये पता है, हमें ये ऑलरेडी पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स बन रही होती है, एनर्जी की सिग्नल्स जो है वो हमारे पास केमिकल्स की फॉर्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। हमें जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होगा, तो पोटेंशियल जो है वो बन रही होती है, तो केमिकल सब्सटेंस जो कि न्यूरॉन में बन रहे होते हैं और एक से दूसरे में अगर रिलीज़ हो रहे होते हैं वो कहलाती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर वो स्पेसिफिक जगह होगी या मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और उसके अकॉर्डिंग जो वो सिग्नल दे रहा होता है, जो भी वो सिग्नल होता है उसको इंटरप्रेट करके उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो चीज़ रिसेप्टर कहलाती है। अब आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन है इसके अंदर सारे के सारे, तो इसको कंट्रोल या इसको जो है वो बैलेंस आउट हम विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स या विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजी कैसे कर सकते हैं। अभी इसकी मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे हमारा बीपी अचानक से हाई हो जाता है। अब क्यों हाई होता है? बिकॉज़ हम अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, हमें अचानक से गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाता है, और ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, मतलब उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और अचानक से जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे चला जाए, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाए, तो आपको पता है कि आपकी नर्व फट सकती हैं, आपका दिमाग जो है उसकी जो वेन्स हैं वो फट सकती हैं, तो वो क्या है, वो ये न्यूरॉन्स ही हैं जो फट सकते हैं। इतनी ज़्यादा हाई बीपी जो कैपिलरीज़ हैं उनमें इतना ज़्यादा, और जो वेन्स हैं उनमें इतना ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है, इतना तेज़ी से ब्लड के आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ कर रहा होता है और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको ड्रग देते हैं, उस पर्सन को उसको मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन फ़ौरन से जाके उसको उसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती है और उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है, जो एक्शन हमारी बॉडी दे रही होती है उसको काउंटर बैलेंस कर देती है। तो इस तरह हमारे पास ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी, ये सारे काम को बैलेंस आउट करने के लिए ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी होती है कि हम ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स जो है उनकी स्टडी करते हैं जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करें और हमें किसी गलत जो है या कोई नुकसानदेह चीज़ से बचा सकें। तो क्या हो रहा होता है ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में, क्या हो रहा होता है कि हमें पता है कि नर्व से कोई सिग्नल जो है वो नर्व टू ऑर्गन को सिग्नल गया और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए, और क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से और उस स्पेसिफिक ऑर्गन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। जैसे कि हम कह दें कि हमारे पास डाइजेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डाइजेशन है, नर्व ने सिग्नल दिया है ऑर्गन को कि भाई अच्छे से डाइजेस्ट करो, डाइजेशन अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाओ, और हमारी बॉडी जो है वो उसको बढ़ा रही होती है। अब क्या हुआ, लेकिन विद ड्यू टू सम एनी अदर रीज़न अगर ये काम नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, या आपकी मेटाबॉलिज्म उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है जिस लेवल पर हमारी बॉडी को काम करना चाहिए, डाइजेशन नहीं हो पा रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो फिर क्या होगा, हम उसको ड्रग देंगे। ड्रग क्या करेगा? ड्रग हेल्प करेगा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इस सिचुएशन
जनरेशन में ड्रग हेल्प कर रहा है, एनहेंस करता है वो कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो हमारे ऑर्गन के ऊपर जो एक्टिविटी जो उसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं वो और ज़्यादा इन्हांस कर दें। तो ड्रग हेल्प करता है उस न्यूरोट्रांसमीटर को और ज़्यादा रिलीज़ करने में, जिसकी मदद से तो ड्रग की हेल्प की वजह से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को पहुंचा पाता है और वो जो एक्टिविटी वो करवाना चाहता है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाती है, वो एक्टिविटी इन्हेंस हो जाती है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजी हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, उस वो जो भी सिग्नल दे रहा है उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस केस में उन्होंने बताया कि देखो हम ड्रग की मदद से न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन, उसकी रिलीज़ जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब दूसरा काम क्या हो सकता है कि हम विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी उस जो है वो स्पेसिफिक सिग्नल को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल मैं ये दे सकती हूँ कि जब अचानक से हमारे पास नर्व्स ने ऑर्गन, मतलब हमारे हार्ट ऑर्गन जो है वो हार्ट है, अब इस टाइम हार्ट को सिग्नल दिया कि भाई बीपी हाई कर लो, अपना जो है वो हार्ट बीट तेज़ कर लो। अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, अब इतनी ज़्यादा भी नहीं तेज़ होनी चाहिए, अब इसको काउंटर बैलेंस करना है। अब और ज़्यादा तेज़ होगी तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ड्रग दिया। अब उस ड्रग ने क्या किया, उसने ब्लॉक कर दी उस न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन, उसने ब्लॉक कर दिए वो सारे के सारे रिसेप्टर्स जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को एब्जॉर्ब करे थे, जो उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को अटैच करे थे अपने साथ। मैंने यही बताया था ना कि हर एक सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स जो हैं वो अटैच करते हैं उस स्पेसिफिक ड्रग को। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अटैच करे थे अपने ऊपर। तो जब हमने ड्रग दिया तो क्या हुआ, वो जो रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो गए। तो उसके ब्लॉक होने की वजह से अब जो सिग्नल आ रहा था पीछे से, दिमाग से जो सिग्नल आ रहा था कि और ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ कर लो, वो सिग्नल हमारे हार्ट के सेल्स तक नहीं पहुंच पाया, कम पहुंचा, जिसकी वजह से जो हमारे पास हमारा जो हार्ट बीट तेज़ हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम कोई एक्टिविटी इन्हांस भी कर सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, और कोई एक्टिविटी उसकी डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, जो भी हमें उस कंडीशन के अंदर फेवरेबल हो। तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है, ये होम्योस्टेसिस कर रहा होता है, मतलब बैलेंस आउट कर रहा होता है हमारी बॉडी को, क्योंकि इसके डिफरेंट टारगेट्स हैं। हमारी सर्कुलेशन चेक कर रहा होता है, बॉडी की सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं होम्योस्टेसिस वाले, ये सारे के सारे अंडर कंट्रोल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। अब आगे उन्होंने यहाँ पर इस स्पेसिफिक साइट के अंदर डिफरेंट बातें बताई हुई हैं रिगार्डिंग हमारे पास अफेरेंट फाइबर्स की। एफेरेंट फाइबर्स कौन से थे, वो फाइबर्स थे, यहाँ पर उन्होंने देखो ऑलरेडी बताया हुआ था, ये वाले जो कैरी कर रहे होते हैं नर्व इम्पल्स को ऑर्गन से जो सिग्नल दिमाग की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वो वाले जो न्यूरॉन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कहाँ कहाँ हैं वो बताया हुआ है सारा का सारा। तो इसको आप लोगों ने एज इट इज़ ही याद करना है। बताया हुआ है कि एफेरेंट फाइबर जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन से, और मोस्टली रिफ्लेक्स आर्क्स इधर से ही हो रहे होते हैं कि अचानक से इनवॉलेंट्री जो रिफ्लेक्स हम करते हैं किसी चीज़ को टच करने के बाद फ़ौरन से हाथ पीछे करते हैं, तो ऐसे वाले जो हो रहे होते हैं वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जिसके जो बेसिक सिग्नल्स होते हैं वो एफेरेंट न्यूरॉन्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो विसरल ऑर्गन से ट्रांसमिट होती है नर्वस सिस्टम की तरफ विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो उन्होंने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दो तरह के सिस्टम्स बताए हुए हैं। तो आगे उन्होंने बताया हुआ है क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स कहाँ कहाँ हैं, सिर्फ उन्होंने बस ये बताया हुआ है। इसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर सेंट्रल कनेक्शंस का है, मतलब कि उन्होंने अब यहाँ पर ये बात डिस्कस की हुई है कि जब हमारे पास सिग्नल हमारे हाथ से जो न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहे हैं दिमाग की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो अब हमारे दिमाग के अंदर क्या कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला काम हो रहा है, क्योंकि हमने कहा है ना दिमाग जो है वो तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है।
तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक जगह है, कोई स्पेसिफिक कनेक्शन है, या पूरा का पूरा दिमाग के अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो रही है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि कोई एक्सक्लूसिवली एरिया नहीं है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, कि दिमाग के अंदर जाके किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर या किसी स्पेसिफिक मतलब थैलेमस के ऊपर या हाइपोथैलेमस के ऊपर ही जाकर ये सारे के सारे इनवॉलंटरी काम हो रहे होते हैं। ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं सब कुछ मिक्स है, इंटरमिक्सिंग है। इसके अंदर हमारे पास सोमैटिक रिस्पॉन्सेज भी साथ साथ चल रहे हैं और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज भी साथ के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो है ये भी बताया हुआ उन्होंने कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस थैलेमस भी इंक्लूडेड है। और अब उन्होंने आगे भी यही बताया हुआ है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक में जा रहे हैं और उसमें सिंपैथेटिक में कौन से पार्ट आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब आगे उन्होंने बताया है कि जो इफेरेंट फाइबर्स हैं, अब ये वो फाइबर्स हैं, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो दिमाग से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल वापस से उस सेंसरी ऑर्गन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे और कहाँ-कहाँ होंगे। उन्होंने अब ये बताया हुआ है कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों के अंदर जो नर्व फाइबर्स एफेरेंट फाइबर्स हैं वो सेम ही जा रहे होते हैं। इसके अलावा कहाँ-कहाँ नहीं जा रहे होते, वो कह रहे हैं ब्लड वेसल्स में, स्वेट ग्लैंड, स्प्लीन और हेयर फॉलिकल्स के अंदर नहीं जा रहे होते। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन-कौन सी जगह कवर करी होती है और पैरासिम्पैथेटिक में कौन-कौन सी जगह कवर करी होती है वो बताया हुआ है। कि सिम्पैथेटिक में गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक ग्लैंड और सीलियरी मसल्स जो हैं वो कवर कर रहे होते हैं। एफेरेंट फाइबर्स जो वहाँ होते हैं वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक को इसके अलावा बाकी हर जगह पे कर रहे होते हैं। अब देखो ये उन्होंने बताया हुआ है हमारा ब्रेन और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड और ये जो जगह बताई हुई हैं ये हमारे पास गैंग्लियॉन्स बताए हुए हैं। और उन्होंने आगे से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं। तो इसको याद करने की समझने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। इसके बाद एक और बात डिस्कस करते हैं हम, वो है हमारे पास अभी हमने ये डिस्कस किया ना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक रेस्टिंग स्टेज के ऊपर जा रहा होता है और दूसरा जो है हमारी एक्साइटरी स्टेट पे जब आप होते हो तब काम कर रहा होता है। इन दोनों के अलावा एक और सिस्टम भी होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, एक और पार्ट भी होता है, उसको बोलते हैं इंटैरिक नर्वस सिस्टम। इंटैरिक नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक्ट जो है उसकी जो अंदर की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो स्वेलो होके अंदर जा रहा है, फिर स्टमक और फिर स्टमक से नेक्स्ट मूव करके इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर इंटेस्टाइन से आगे जा रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर इस सारे के सारी जगह के अंदर हाई अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स काम कर होते हैं। इस सारे के सारे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एंटायरिक नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारी अफेरेंट और इफेरेंट जो हैं वो न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स उस एरिया के अंदर होती हैं। और उन्होंने बताया हुआ है कि वो स्टिमुलेट भी कर रहे होते हैं तमाम के तमाम बॉडी उस सारे के सारे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और हर एक जो भी काम अंदर हो रहा होता है उसके फ़ौरन से सिग्नल दिमाग में जा रहा होता है और दिमाग से फिर रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि इस सिचुएशन में ये करो, इस सिचुएशन में ये करो। तो यही वाली सारी बातें उन्होंने बताई हुई हैं। इसके आगे उन्होंने बताया हुआ है न्यूरो ट्रांसमिशन का कि हमारे पास एक नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरह सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर जा रही होती है, किस तरह कंडक्ट कर रही होती है, किस तरह ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि ट्रांसमिशन मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज अक्रॉस साइनैप्स एंड न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बाय रिलीज ऑफ ह्यूमोरल मैसेज। क्या उन्होंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की हुई है कि हमारे पास एक न्यूरॉन से दूसरे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के अंदर हम कहते हैं उसकी बहुत बड़ी सी टेल होती है, तो वो एक टेल से दूसरी की न्यूक्लियस की तरफ सिग्नल जा रहा होता है। वो जो सिग्नल होता है वो केमिकल सिग्नल होता है। अच्छा जी, अब आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। दो तरह की बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होती हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एंडर्जेनिक
नर्व ट्रांसमीटर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो हमारे पास कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर्स हैं, ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, न्यूरॉन्स विच सिक्रीट एसिटाइल कोलामीन, एसिटाइल कोलिन या कोलामीन जो होती है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, हार्मोन है जो हमारे पास बॉडी जो है प्रोड्यूस कर रही होती है, एसिटाइल कोलिन। तो ये वो वाले वो जो न्यूरॉन सिक्रीट कर रहे होते हैं एसिटाइल कोलामीन, वो कहलाते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर्स। जबकि जो न्यूरॉन्स हमारे पास सिक्रीट कर रहे होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी एक हार्मोन है, वो कहलाते हैं एंडोजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अगर उन्होंने बताया हुआ है और प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन सिक्रीट एसिटाइलकोलिन। अब ये बातें जो हैं ये आपको याद करनी है एज इट इज़, क्योंकि इसमें समझने वाली बात नहीं है, सारा का सारा रट्टा है। उन्होंने ये बताया हुआ है प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स। उन्होंने ये बताया है कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स दिमाग से गैंग्लिया पे जा रहे होते हैं फाइबर्स, और फिर गैंग्लिया से आगे ऑर्गन की तरफ जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे सिक्रीट करते हैं एसिटाइलकोलिन को। मतलब कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वाले जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक, वो एसिटाइलकोलिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। 2% ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एसिटाइलकोलिन। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं कोलिनर्जिक, जबकि 98% ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में तमाम के तमाम जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, जबकि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ जो होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, जबकि इसके अलावा ज़्यादातर जो होते हैं वो एंडोजेनिक होते हैं। मतलब कि ये कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, वो होते हैं कोलिनर्जिक। यही बात उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जहाँ पर ये जो नर्व सिग्नल है या न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल सिग्नल है, वो जिन्होंने रिसीव करना है एट ऑर्गन लेवल, तो वो किस किस तरह की उनकी भी जिस तरह हमने कहा है न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स हैं कोलिनर्जिक और एंडोजेनिक, इसी तरह इन रिसेप्टर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होंगी। तो कौन सी टाइप कहाँ पर होती है और उसको क्या काम है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। ये भी आप लोगों को एज इट इज़ ही याद करना होगा। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के अंदर। अगर हम देखें तो उसको रिसीव करने के लिए दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। एक है हमारे पास म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर और दूसरी है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की। मतलब कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो ऑर्गन लेवल के ऊपर जो रिसेप्टर्स उनको रिसीव कर रहे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। जो ये ऊपर वाले रिसेप्टर्स हैं मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, दे आर ऑन मेम्ब्रेन्स ऑफ द इफेक्टर सेल्स between terminal of the postganglionic parasympathetic and sympathetic cholinergic fibers and effector organs। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये effector organs और effector cells के ऊपर होते हैं, मतलब कि उन organs के ऊपर होते हैं। और जबकि हम अगर निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक न्यूरॉन्स के ऊपर होते हैं। जो मुस्करेनिक होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक के ऊपर होते हैं, मतलब गैंग्लिया के बाद वाला जो होता है। क्या था, मैंने क्या बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गैंग्लिया के पास जा रहा होता है सिग्नल फाइबर, और फिर गैंग्लिया से आगे जो होता है वो टारगेट ऑर्गन की तरफ जा रहा होता है। तो जो पोस्ट गैंग्लिया होते हैं, मतलब गैंग्लिया के बाद वाले जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, जो गैंग्लिया के बाद वाला पोर्शन है उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं मुस्कैरिनिक, जबकि उससे पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास नर्व इम्पल्स को आगे लेके जाने के लिए वो होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये तो उन्होंने बात कर ली हमारे पास एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की। दूसरी हमारे पास है एंड्रोजेनिक या नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर्स।
वो कौन कौन सी होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, उन्होंने बताया है कि ये वाले जो हैं इस न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि सिंपैथेटिक वाला पोर्शन जो होता है वो जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को सिक्रीट कर रहा होता है। इसके अंदर भी अब 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, टाइप अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये दोनों की कॉम्बिनेशन है, ऐसे नहीं है कि प्री गैंग्लियोनिक के अंदर कोई और रिसेप्टर और पोस्ट में कोई और, जैसे ऊपर वाले केस में था। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉम्बिनेशन है दोनों तरह का, टाइप ए और टाइप बी दोनों तरह का। अच्छा जी, यहाँ पे भी वही बात बताई हुई है कि ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं, ये भी आगे जो मैंने अल्फ़ा और बीटा बता रहे हैं उसके अंदर भी आगे टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब यही उसके आगे उन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये कौन कौन सी इनकी लोकेशन कौन कौन सी है, बस ये बताया हुआ है। और ये जो नर्व इम्पल्स का सिग्नल है उसको, या जो सेल है उसको नेगेटिवली चार्ज कर रहे होते हैं या उसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहे होते हैं, ये बताया हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है अल्फ़ा 1 जो है इसकी लोकेशन क्या है, ब्लड वेसल्स और स्किन के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वहाँ हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ किडनी और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। और ये मोस्ट सिंपैथेटिक टारगेट ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट, तो ये ज़्यादातर अल्फ़ा 1 टारगेट कर रहा होता है। हार्ट के अलावा बाकी तमाम के तमाम ऑर्गन्स में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्टली ये ऊपर नीचे नहीं कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे होते हैं। और मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये डीपोलराइजेशन कर रहे होते हैं। ये नेगेटिविटी, हाँ, ये सेल को नेगेटिवली चार्ज कर रहे होते हैं, तो एक्साइटेशन कर रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के पास जब सिग्नल आता है, न्यूरोट्रांसमीटर आता है, आके अटैच होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि उनको सुकड़ देते हैं, ऑर्गन्स को भी सुकड़ देते हैं। और इसी तरह मसल्स वगैरह को, आपका आयरस, मतलब कि आपकी आइज़ के अंदर जो आयरस है, एक आयरस होता है, एक रेटिना होता है, वो जो आयरस है उसको भी सुकेड़ देते हैं। तो वो जितना भी कंस्ट्रिक्ट करने की एक्टिविटी होती है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स कर रहे होते हैं। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, पेंक्रियाज के अंदर, लिवर के अंदर होते हैं। इनका मेथड ऑफ एक्शन भी इनडायरेक्ट है और ये हाइपर पोलराइजेशन कर रहे होते हैं, मतलब कि ये इनहिबिटरी रोल कर रहे होते हैं। जैसे पिछला वाला जो है वो डीपोलराइजेशन कर रहा था ना, डीपोलराइजेशन मतलब वो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, मतलब उसके ऑपोजिट होते हैं ये। और ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, ये जैसे कि ये इनहिबिटरी रोल में आते हैं, जैसे कि ये इंसुलिन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, एंजाइम की सिक्रीशंस को रोक रहे होते हैं, गॉल ब्लैडर की सिक्रीशंस को रोक रहे होते हैं। तो रोकने वाले काम सारे ये कर रहे होते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया बीटा 1 रिसेप्टर्स, बस ये आखिरी ही है। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हार्ट में और किडनी के अंदर जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इनडायरेक्ट होता है और ये भी एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक्साइटेशन कर रहे होते हैं, मतलब ये कि ये डीपोलराइजेशन कर रहे होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करते हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जाम्पल क्या है इनके एक्शन की, कि जैसे कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देंगे और स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को, जैसे ब्लड पंप करता है हार्ट, तो वो उस जब बीटा 1 रिसेप्टर सिग्नल जब आता है नर्व इम्पल्स का कि तेज़ तेज़ पंप करो दिल को, तो वो जाके अटैच होता है हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर से, और फिर जो है वो और ज़्यादा आपका हार्ट बीट जो है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।